अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। देखिए पिक ऑफ द डे से ज़्यादा पिक ऑफ द ईयर मैं कहूँगा कि एक कंपनी है जो पानी के बिज़नेस में बहुत डोमिनेंट है और कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। मुझे लग रहा है कि अनिल जी जिस प्रकार का नंबर इन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था 7,500 करोड़ पे 740 करोड़ का मुनाफा, पहले क्वार्टर में ऑलरेडी कंपनी ने करीबन 225 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है जो पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ था। और सबसे बड़ी बात अभी भी 7,000-7,500 करोड़ के ऑर्डर बुक पे कंपनी बैठी है। ये साल रिकॉर्ड ईयर रहेगा और गवर्नमेंट का फोकस है जल पानी और सीवरेज का जो प्रोजेक्ट्स है, तो यहाँ पे ये कंपनी बहुत डोमिनेंट है। मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई लेता है तो अच्छी खासी यहाँ पे कमाई होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है, तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा। करीबन 275 का टारगेट प्राइस हम लेके यहाँ पे चल रहे हैं। और दूसरा अनिल जी, टाटा मोटर्स लार्ज कैप में हमको अभी भी लग रहा है कि हालांकि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो चुका है, लेकिन जेएलआर के नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे आने की उम्मीद है। प्लस जो डीमर्जर का प्लान है वो अभी भी ऑन है, तो मैं समझता हूँ कि शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने के मौके समझने चाहिए, क्योंकि ऑटो स्पेस में एक ऐसी कंपनी है जो 75% 80% जेएलआर से रेवेन्यू कमाती है। तो अभी जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इन्वेंट्री का डोमेस्टिक मार्केट में हो गया है, इससे टाटा मोटर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से साल भर का यहाँ पे भी नजरिया अगर कोई लेता है तो 1200 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो ये दो शेयर्स मेरी तरफ से। दीपांशु देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका ब्रांड जूडियो चल रहा है, प्लस जिस प्रकार की पोजीशनिंग इन्होंने की है, मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल का नजरिया अगर लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी आगे भी बहुत अच्छा काम करेगी। हालांकि वैल्यूएशन अभी थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव हो चुके हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे करंट प्राइस पे और अगर प्राइस थोड़ा करेक्ट होता है तो इसमें एसआईपी करना चाहिए। और ऑलरेडी हमने सुना है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ से भी 10 गुना कंपनी बढ़ सकती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो आई थिंक मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि इंडिया में रिटेल के लिए बहुत जगह है ग्रो करने के लिए। तो लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि अभी भी पैसा बनेगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, जैसे राकेश जी ने कहा कि देखिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तो मार्केट ने सिर्फ मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी है, नंबर्स के आंकड़े में आने में अभी थोड़ा टाइम है। बट मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली नियर टर्म में एक थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि इससे डेफिनेटली FY25 में थोड़ा बहुत तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आना चाहिए। और इसका डेफिनेटली नंबर्स में अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो कितना आता है वो भी मार्केट देखना चाहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी करंट लेवल्स पे नहीं है। मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग ये प्राइस पे नहीं करनी चाहिए। दीपांशु, मुझे लगता है कि बायबैक में एक बार तो टेंडर करना चाहिए। हालांकि नंबर्स तो मैनेजमेंट ने काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है, नंबर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सारी कंपनीज बायबैक के लिए इसलिए भी रश कर रही है क्योंकि टैक्सेशन नॉर्म्स बदल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो किस प्रकार का एक्सेप्टेंस रेशियो इसमें आता है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। बट हाँ, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट इसमें एक बार तो शेयर टेंडर करने चाहिए। ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर, कंपनी के मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन जो प्राइस पे उन्होंने दिया है मेरे ख्याल से एक बार टेंडर करे तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा बैठे। इनफैक्ट दीपांशु देखिए, मेड प्लस हेल्थ केयर में ये जो डील हो गई है ये क्लियरली इंडिकेशन है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर बिजनेस मॉडल देखें तो काफी अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूशन इनका नेटवर्क है। इनफैक्ट स्केलेबिलिटी भी बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है अगले 1.5-2 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर किसी का नजरिया 1.5-2 साल है, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मौका बनता है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव है। लेकिन इस स्पेस में ये काफी अच्छी कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि इनके पास जो नेटवर्क है और जो स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल है, इससे मुझे लगता है कि FY25-26 में नंबर्स काफी तगड़े आने की पॉसिबिलिटी। आई थिंक ओएनजीसी जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं दीपांशु, तभी टेक्निकली और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ओएनजीसी को फायदा होता है। प्लस इनका वॉल्यूम ग्रोथ इस साल काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है, काफी नए वेल्स की डिस्कवरी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें और ओएनजीसी को देखें तो अपस्ट्रीम में मुझे लग रहा है कि ज्यादा पोटेंशियल है। और जिस प्रकार के अभी क्रूड के प्राइसेस बढ़ने चालू हो चुके हैं, अगर क्रूड एलिवेटेड रहता है तो ओएनजीसी को इसका ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली पॉजिटिव बायस ओएनजीसी पे रहेगा। इनफैक्ट अनिल जी, आपने कहा वो पॉइंट एकदम बराबर है कि डेफिनेटली टाटा मोटर्स को इस डेवलपमेंट से पॉजिटिव रब ऑफ जरूर मिलेगा।
अभी कितना वॉल्यूम पिकअप होता है, कितनी बेनिफिट होती है, ये आगे मैनेजमेंट कमेंट्री से पता चलेगा, बट डेफिनेटली ये ग्लोबल प्रोडक्ट पोजिशनिंग के लिए इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मेरे ख्याल से जो इम्पैक्ट है वो आपको शायद सेकंड हाफ ऑफ FY 25 में ही देखने को मिलेगा। अनिल जी, 10 की कमाई का शेयर एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो मुझे पसंद है, उनो मिंडा इसका नाम है। देखिए, ये बहुत ही लार्ज डोमिनेंट प्लेयर है टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। पिछले साल करीबन 14,000 करोड़ पे 925 करोड़ का इन्होंने मुनाफा किया था। तो काफी बड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनी। अभी हाल ही में इन्होंने काफी बड़े एक्विजिशंस भी किए हैं। हमको लगता है कि ये इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ है इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा, और पहली तिमाही के नंबर जो आ गए काफी दमदार है। 180 करोड़ के मुनाफे की जगह पे इन्होंने करीबन 211-212 करोड़ का प्रॉफिट पहले तिमाही में किया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि करीबन 1250-1280 का एक टारगेट अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई।